तो आइए दोस्तों, आज सेट 5 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसके पहले 110 तक का सॉल्यूशन देख लिए हैं। आज जो है 111 से इसको कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला सवाल यानी 111 नंबर लिखा हुआ है कि बिंदु 1 5 से होकर गुजरने वाले और x माइनस वाई बराबर 5 के लंबवत रेखा का समीकरण क्या है। मतलब ये दो बात बोल रहा है। पहला बात तो कि बिंदु जो भी है वो 1 5 से गुजरेगा। जो इक्वेशन है वो कहाँ से पास करेगा? 1 5 से। तो पहले हम ये देख लेंगे कि जो भी इक्वेशन होगा उसमें 1 और 5 उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो एक्स के जगह 1 और वाई के जगह 5, 1 और 5 रखिएगा तो 5 और 1 6, है ना, सेटिस्फाइड कर गया। और यहाँ पे देखिए, अगर वाई के जगह 5 रखिएगा और एक्स के जगह 1 तो ये नहीं करेगा सेटिस्फाइड। वाई के जगह 5 ये भी कर रहा है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका दो ऑप्शन मैच कर गया। बहुत बार क्या होता है कि एक ऑप्शन मैच किया, आप मार के निकल जाते हैं, टाइम बच जाता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आगे देखते हैं, कहता x माइनस वाई बराबर 5 के लंबवत रेखा है। मतलब अगर इसके लंबवत वो रेखा रहेगा तो आप जल्दी से इसका स्लोप निकाल लीजिए। अगर इसका स्लोप निकालिएगा तो माइनस ए वाई भी होता है स्लोप, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। तो ए का काम यहाँ कौन करेगा? एक्स का कोफिशियंट। एक्स का कोफिशियंट 1 है। अब बाई बी यानी बाई का कोफिशियंट, इसका स्लोप कितना आ गया? 1। तो जो दूसरा का स्लोप होगा वो क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं जब दो लाइन एक दूसरे पे लंबवत रहता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। जिसमें एक लाइन का स्लोप आपको अगर 1 पता है तो दूसरे लाइन का स्लोप आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि दूसरे लाइन का जो स्लोप होगा वो -1 होगा। अब इससे हम देख सकते हैं कि -1 किस में आएगा। अगर इसमें देखिएगा इसका स्लोप -a/b, तो -a/b करिएगा तो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर देखिएगा -a/b करिएगा तो b का कोफिशिएंट कितना है? b मतलब यहाँ 1 है तो 1 से भाग करिएगा तो 1 आएगा, जबकि स्लोप कितना आना चाहिए? -1। तो -1 तो इसमें आएगा नहीं, तो इसका हो जाएगा। ठीक है। और वैसे भी अगर ये बिंदु से पास कर रहा है, 1 5 से पास कर रहा है, और आपको पता है कि इसका स्लोप जो है, इसका जो स्लोप बनने वाला है वो -1, तो क्या इसका इक्वेशन नहीं बता सकते हैं? तो दो तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इक्वेशन का क्या फॉर्मूला बताए थे? y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ से आप क्या करिएगा कि y1 के जगह पे 5 यूज करिएगा, और m जो है -1 है, और x माइनस x1 जो है 1 है। अब यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो -x और +1 यानी x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा। तभी ऑप्शन सही है। तो जैसे आपको आइडिया मिले जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, जानकारी सब रखना है, लेकिन हमें वो चीज यूज करना है जिससे टाइम कम से कम लगे। अब ये सवाल को करिए। करें 9 इंटू लॉग एक्स बराबर log 9 प्लस log 27 log 81। अगर प्लस में है तो आपको एक फॉर्मूला मैं देता हूं, log m प्लस log n प्लस log p। मतलब प्लस में अगर रहेगा तो ये सब क्या चीज में हो जाता है? गुना में, एम एन पी, इस तरह से। दूसरा चीज, log a की पावर अगर x है तो x पहले आ जाएगा और यहाँ log a हो जाएगा। तो ये दोनों का यूज करके इसको बनाइए। तो मैं इन 9 को उधर भेजना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ log x की पावर 9, और यहाँ जब सब प्लस में है तो log यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़? 9, 9 को 3 की पावर 2, 27 को 3 की पावर 3 और 81 को 3 की पावर 4 गुना में। यानी प्लस में रहेगा तो आपको गुना में लिख लेना है, और माइनस में रहेगा तो आपको भाग में लिख लेना है। ठीक है। अब यहाँ से log को log से हटा दीजिए, यानी x की पावर 9 और यहाँ से 3 की पावर 4, 3 7 2 9। अगर पावर सेम है तो इसका बेस भी सेम होगा, तभी ये इक्वल होगा। यानी x का जो वैल्यू होगा ओवरऑल वो क्या निकल के आ जाएगा? वो 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। अब ये सवाल को करिए। लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 50 तक का योग। ये तो बहुत आसान है। एक से लेकर एन तक का जोड़ने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन इसमें 50 तक जोड़ना है तो यहाँ 50 एन के जगह रखिएगा तो 50 गुना 51/2। 25 से गुना करिएगा, बाकी दो 25 बचे, 125 और 2 127।
1275 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को बनाइए। कह रहा है दो रेखाएं x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 7 के बीच का कोण का माप ज्ञात कीजिए, क्या होगा? कि दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। अगर मैं फास्ट बताऊं तो दोनों का स्लोप बताइए जल्दी से। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस ए बटा बी यानी माइनस 1/1 यानी -1। और उस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो अगर इस लाइन का हम आपसे स्लोप पूछे तो यहाँ भी माइनस ए बटा बी का कोफिशिएंट -1 है तो ये 1 हो जाएगा। और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है। तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मान लिया जाए कि अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो लगाइए फार्मूला। तो दोनों के बीच का एंगल अगर निकालना है तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए? है स्लोप के फॉर्म में। अगर दो स्लोप आपको पता हो तो tan थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब मोड में आपको लगाना है। अब यहाँ से m1 की बात करें तो m1 हमारा -1 हो जाएगा और m2 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक। अब बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, तो दोनों को गुना करिएगा तो -1 गुना 1 ये हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा 0। और नीचे 0 होने का मतलब नॉट डिफाइंड होता है। और नॉट डिफाइंड आपको tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी अगर ये नॉट डिफाइंड है तो थीटा बराबर यहाँ क्या होना चाहिए? 90 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि tan 90 पे अनडिफाइंड हो जाता है, तभी 90 डिग्री आता। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 40 और x माइनस वाई बराबर 20। तो x और y का मसा पूछ रहा है। तो x y का पहले वैल्यू निकालिए। x निकालना है तो जोड़ के आधा 40, अभी 60 के आधा 30, y निकालना है घटा के आधा यानी 10। तो 10 और 30 का HCF निकालना है तो 10 हो जाएगा। बेहद आसान सवाल में से एक सवाल। करा दी x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 2 है और x साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा बराबर 4 है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा? आप सबसे अच्छा हम आपके लिए उपाय बताते हैं कि वैल्यू पुट कर दीजिए, और नहीं तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तभी रिलेशन आ जाएगा। तो वैल्यू अगर आप पुट करते हैं कुछ भी, जैसे मान लिया जाए कि हम 0 डिग्री पुट करते हैं, तो थीटा बराबर अगर 0 पुट करेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो cos 0 तो 1 होता है, तो x बराबर यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। और इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 हमारा 1 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 4। 0 पुट कर रहे हैं ना तो साइन 0 0 होता है, यानी cos 0 1। तो यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 20। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी देख लीजिए कोई सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और दूसरा वैल्यू पुट करिएगा तो रिलेशन यही आएगा। ठीक। अब ये सवाल को पढ़िए। करा 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला ये है, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालेगा तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करिएगा? रूट लगाइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम के लिए आप क्या करिएगा? यही लिखिएगा जो आप लिखे हैं, अलग से कुछ नहीं करना है, खाली इसमें माइनस हो जाएगा। यानी मैक्सिमम के लिए प्लस और मिनिमम के लिए माइनस। साइन कॉस होना चाहिए, कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 25 का 5 आ जाएगा। और ये वाला 5, यानी ये तो 5 ना आ गया, ये वाला 5 मिलकर कितना आ जाएगा? बस। अब अगर इसका मिनिमम पूछता
तो मिनिमम हो जाता 0, क्योंकि ये हो जाता -5 और +5 सोल्व करते तो क्या हो जाता 0। लेकिन आपको आंसर क्या करना है, 10 करना है। अब ये सवाल को करिए। परिमेय संख्या 73/2 इंटू 5 की पावर 3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। कभी भी डिनोमिनेटर में ऊपर कुछ भी रहे, नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर n, या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे, यानी 2 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर ना रहे, जैसे 3 7 11 ये सब ना रहे, और अगर वो रहे भी और उससे अगर ऊपर वाला कट रहा है तो अच्छी बात है। तो 2 5 में अगर नीचे है तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि दशमलव के कितने डिजिट के बाद ये शांत होगा। तो आपको पावर देखना है मैक्सिमम। 2 और 5 में मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 4, यानी 4 डिजिट के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। समझ गए। अगर इस पर 40 रहता, उस पर 35 रहता और ऊपर कुछ भी नंबर लिखल रहे, तो कितना डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होता। तो जो मैक्सिमम पावर है 2 5 में जो देखिएगा, उतना डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आप कहिएगा तो मैं सोल्व करके इसको बता सकता हूँ। जैसे 73 है, आई 2 की पावर 4 है, आई इसको 5 की पावर 3 है ही, एगो 5 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, तो 5 तिया 15, बाकी 1 और 7 पचे 35 और 1 36, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4। तो देखिए, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइएगा कि नहीं, तो ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x+1 है तो पी एक्स का शून्य क्या होगा। अगर x+1 इसका एक गुणनखंड है तो इतना बराबर 0, यानी x बराबर -1 रखने पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपको क्या रखना है, -1। तो -1 उसका एक शून्यक होगा, मतलब -1 रखने पे शून्य होगा, इसलिए उसका शून्यक होगा। बहुत छोटा छोटा सवाल। बोल रहा है a+b+2c a² + b² इतना का गुणनफल बताइए कितना होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, एक फार्मूला आप पढ़े हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc। इसका फार्मूला होता है a+b+c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ ए बी सी के जगह खाली 2c है, कौन दिक्कत है। इसका क्यूब तो यहाँ देख लीजिए, इसका स्क्वायर तो यहाँ 4c का स्क्वायर लिखवे किया है। तो आपको यही देखना है कि a+b+c इंटू a² + b² + c² -ab -bc और -ca। bc में 2 क्यों हुआ, क्योंकि जो c का वैल्यू है वो 2c के बराबर है, इसीलिए ये हो जाएगा क्या चीज, ये वाला हो जाएगा a³ + b³ + c³। तो a³ + b³ + 8c³ किसमें है, इसमें है। हाँ, उसके बाद होना चाहिए क्या चीज, माइनस, हाँ -3abc को 6abc, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3abc नहीं होगा, 6abc होगा। क्यों, क्योंकि c के जगह 2c है, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 की पावर 70 + 7 की पावर 70 को 74 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। देखिए, 5 की पावर 70 है, आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 35, तो 35 दूना 70 हो जाएगा। और इसको आप लिख लीजिए 7 की पावर 2 की पावर 35, तो ये आ गया 25 की पावर 35, और ये आ गया 49 की पावर 35। अब एक फॉर्मूला समझिए कि कभी भी a की पावर n प्लस b की पावर n वो a प्लस बी से विभाज्य होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा। कब, जब n एक विषम संख्या हो। विषम संख्या बोले तो ऑड नंबर।
अगर n ऑड नंबर होगा तो a प्लस बी से सदैव कटेगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो वो a माइनस बी से कटेगा। याद कैसे रखना है? तो जैसे ही ये पावर बहुत सारे हैं तो आप बहुत सारे पावर को अगर विषम में है तो इसको छोटा पावर करके समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 कर लीजिएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि ए प्लस बी बाहर हो रहा है, तो ए प्लस बी बाहर हो रहा है मतलब ए प्लस बी उसका एक फैक्टर बनेगा। तो ए प्लस बी से कटेगा कब? जब एन विषम संख्या रहेगा तब, और यहाँ माइनस रहेगा तो वो ए माइनस बी से कटेगा। ठीक है। और अगर ये पावर इवन रहा, अगर ये पावर इवन रहा, मान लिया जाए कि इवन में हम 2 लगा देते हैं, तो क्या आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं फैक्टर, फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर इवन पावर रहेगा तो आप पता ही नहीं कर सकते हैं कि किससे कटेगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ माइनस होगा तो जैसे ही माइनस होगा तो इसको आप माइनस करिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। लेकिन अगर प्लस में है और पावर इवन है तब तो आप नहीं बता सकते हैं। यहाँ भी वही काम था, प्लस में था और पावर इवन था, मुझे नहीं पता चल रहा था। आप ऐसे पूछ सकते हैं सवाल कि आप डायरेक्ट, आपको कैसे पता कि ऐसे करना चाहिए, आप 70 पे क्यों नहीं बनाए? तो मैंने कहा कि ये प्लस में है और पावर इवन है तो हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं कि नंबर किससे कटेगा। लेकिन जैसे ही हमने पावर को ऑड कर दिया तो मुझे पता है कि अगर ए की पावर m प्लस बी की पावर n है और n अगर ऑड है तो वो a प्लस बी से हमेशा कटेगा। मतलब 25 और 24, 25 और 49 कितना होता है? 74। यानी ये नंबर 74 से पूरी तरह से कट जाएगा। यानी जब पूरी तरह से कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो 2-3 बातों का इसमें ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3, 5, 4 है? क्या मजाक है? 3, 4, 5 तो ट्रिपलेट बनाता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसका जो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 2 दूना 4, 3 दूना 6। देख लेते हैं, अगर इतना इजी सेट रहेगा तो इसको हम स्किप कर देंगे, दूसरा सेट लगा देंगे। ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा तो नहीं होगा तो मिक्स करके लगा देंगे। आप लोग भी बताइए, अगर आपको ज़्यादा इजी लग रहा है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक दो सेट को मिक्स कर देंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके, और जो है 40-40 क्वेश्चन का प्रत्येक पार्ट का जो है वीडियो बना दिया जाएगा, है ना? तो कितने लोग इस बात पे राजी हैं तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि देख रहे हैं सेट काफ़ी इजी आ रहा है। देखिए 123 नंबर करा, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। समद्विबाहु किसको बोलते हैं ये पहले बताइए? हाँ, जिसका दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। तो ये दोनों भुजा आपस में मान लीजिए बराबर है, और प्रत्येक बराबर भुजा की जो लंबाई है वो 15 cm है, और बीच का कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका, मैंने पूछ कहाँ रहा है, वो तो यूनिट दे है ना एरिया का, तो मतलब एरिया आपको निकालना है। तो एरिया तो आप निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा, 15√2। और अगर ये 90 डिग्री है तो समकोण बनाने वाली दो भुजा, एक आधार होगा तो दूसरा लंब होगा, तो इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 15 गुना 15, यानी 225/2। लेकिन अगर यहाँ 90 नहीं होता, ऑप्शन सी, अगर मान लिया जाए कि बीच में होता, मान लीजिए 60 डिग्री, 30 डिग्री होता, तो कभी भी दो भुजा अगर आपको दे दे, कभी भी दो भुजा आपको दे दे, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, मान लीजिए कि यही दोनों के बीच का एंगल कुछ दे दिया, थीटा दे दिया एंगल, और कहेगा इसका एरिया क्या है, मतलब ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट इंटू बीच का साइन थीटा, बीच का साइन थीटा। आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो बीच का एंगल 60 डिग्री रहे, 30 डिग्री रहे, आप सब बता सकते हैं, है ना? जैसे यही सवाल को भी आप ऐसे कर सकते थे, 1/2 इंटू अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट इंटू बीच का साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू वैसे भी 1 होता है, अभी 225 हमारा 2 ही आता। तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 25 से स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड बताइए क्या होगा? काफी इजी है।
ये हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसका गुणनखंड यही होगा। यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। लीजिए, ये भी बच्चों वाली सवाल है। निम्नलिखित को हल करिए। जोड़कर देखिए 90 डिग्री हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 में 27 तो 63 ही आ जाएगा ना, और ये कट के कितना आ जाएगा? तो डायरेक्ट समझिए, साइन टूटता है कॉस में और 27 टूटेगा 63 में, क्योंकि जोड़कर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और यहाँ भी आप समझिए, कॉस टूटेगा साइन में, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और 27 टूटेगा 63 में, क्योंकि 90 में 27 घटाएंगे तो 63 आएगा, और बटा कितना आ जाएगा? साइन 63। अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो देखिए, इसे ही कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर ये भी 1 आ जाएगा। तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा 0। इसको पढ़िए। कह रहा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, लड़कों के अंकों का औसत 62 है और लड़कियों के अंकों का औसत 68 है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? 50 विद्यार्थी है जिसमें 60% लड़का है, तो 60% लड़का होगा तो 40% क्या होगी? लड़की। यानी जब हम रेशियो करेंगे तो रेशियो हमारा 3 2 आएगा। तो जिसमें बोला ये जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है? लड़कों के अंकों का औसत 62 है। तो लड़कों के अंकों का औसत अगर 62 है और लड़कियों के अंकों का औसत 68 है, तो पूरी कक्षा का पूछ रहा है क्या होगा? पूरी कक्षा का। तो एक तो है औसत निकालने का फॉर्मूला है कि सबको गुना कर दीजिए और जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन गुना करने में आपको टाइम लग जाएगा। मैं बताऊंगा कि ये दोनों में से छोटा वाले को एवरेज मान लीजिए। अगर आप 62 मान लेते हैं एवरेज, तो ये 62 से कितना ज़्यादा दिख रहा है? 6। तो एगो के लिए 6, तो दो के लिए 12, बटा कितना? 5। तो 62 प्लस 2.4 यानी 64.4। सी ऑप्शन। इसको पढ़िए। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, तो अपनी खपत को लगभग कितना परसेंट कम करेगा? देखिए, एक होता है खपत, ठीक है, और एक होता है कीमत। तो खपत और कीमत एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। खपत और कीमत एक दूसरे का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब खपत अगर इंक्रीज करेगा तो कीमत डिक्रीज करेगा। प्राइस अगर बढ़ेगा, अगर चाहते हैं कि टोटल खर्च सेम रहे, तो प्राइस अगर आप बढ़ाइएगा तो आपको कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी तो एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि जो प्राइस है, वो प्राइस के बारे में क्या बातचीत किया जा रहा है कि प्राइस पेट्रोल का 28% बढ़ गया, यानी पहले मान लीजिए 100 रुपये लीटर था, अब जो है 28% बढ़ करके 128 रुपये लीटर हो गया। लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला आदमी है, वो कहता है हम 22% ही ज़्यादा खर्च करते हैं। मतलब पहले जो हम खर्च कर रहे थे उससे हम 22% ही ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। मतलब पहले 100 रुपया खर्च कर रहा था, अब वो खर्च करना चाहता है 122। ये तो इसके प्राइस का रेशियो हुआ। अगर इसको काटिएगा तो 2 से ये 64 बार में और 2 से ये 61 बार में, ये तो प्राइस का रेशियो आया। और जो क्वांटिटी का रेशियो होगा, माने जो खपत का जो रेशियो होगा, इसके उलट जाएगा, उल्टा होगा, यानी 64 और 61 के रेशियो में होगा। तो वही कह रहा है खपत को लगभग कितना परसेंट कम करना चाहिए? तो 64 से 61 करना चाहिए, मतलब 3 कम करना चाहिए। तो 64 पे अगर कोई 3 कम कर रहा है तो 100 पे कितना कम करेगा? 4 से 16 बार में, 4 से 25 बार में, 25 थी अब 75 बटा 16, यानी 16 × 85 ज़्यादा हो जाएगा, 16 × 4 = 64, 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4.7%। ये सवाल को पढ़िए। 17 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त में कोई जीवा केंद्र से 15 सीएम दूरी पर स्थित है। 17 सीएम त्रिज्या वाले, इसका त्रिज्या अगर 17 सीएम है, कोई जीवा केंद्र से कितना दूरी पर है? 15 सीएम।
तो ये 90 डिग्री बनाता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब यहाँ देखिए 17 है, 15 है, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 8। तो ये अगर 8 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8 8 16, जीवा की लंबाई आ जाएगा 16 cm। कौन सा ऑप्शन, ई ऑप्शन। ई में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है वो ई में लिखा हुआ है ना, घबराइए नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ई। चलो नए मैच किया ही, इसके चक्कर में कई बार गलती भी होता है तो ई मर आ जाता है। तो चलो ई चला गया, हटाओ, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं, हमने ऐसा करते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। कह रहा है साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस tan स्क्वायर इतना डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देखिए एंगल जोड़कर यहाँ 90 हो रहा है, 48 42 90 हो रहा है। तो आपको बताया है साइन टूटेगा कॉस में, अब 42 टूटेगा 48 में, आप प्लस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 48 डिग्री। अब आप जान रहे हैं कि इसका वैल्यू तो 1 होगा, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और कौसेक 30 का वैल्यू हमको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 + 3 - 2, तो 3 1 4/2 करिएगा तो 2। बहुत अच्छा, जल्दी बनाइए। तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा ना, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 130 नंबर सवाल, बोल रहा है एबीसी और डीईएफ ईडीएफ समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, अब भुजा में से कुछ पूछ रहा है। देखिए अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीएफ संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अगर संगत भुजा आपको चाहिए, जैसे एक भुजा दे रहे हैं यहाँ ए बी, तो ए बी का संगत हमारा कौन होगा, तो यहाँ से आप पकड़िए ए बी का संगत हमारा ईडी होगा, ए बी का स्क्वायर बटे ईडी का स्क्वायर। फिर अगर बात करें ए बी बी सी भी दिल है, तो बी सी का अगर हम आपसे संगत पूछें तो हमारा बी सी का क्या बनेगा डी एफ बनेगा। अब जो दिल रहेगा आप उसका यूज करिएगा, और तो आगे है नहीं, सी ए भी दिल है, तो सी ए अगर दिल है तो सी ए का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, सी ए मतलब ई एफ, सी एफ ई, हाँ साइड में तो लिख सकते हैं एफ ई आई एफ, एक ही बात है। अब देखिए दोनों के जो क्षेत्रफल का रेशियो है वो 1/4 है, और आपसे पूछा जा रहा है डी एफ, तो डी एफ किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो बीसी ऊपर देना चाहिए, बीसी कितना है 8, तो बस इसी को, बाकी वो ऐसे आपको चकराने के लिए दिया है ढेर सारे। तो बीसी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर। क्या इसको आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 गुना 4, और उसका स्क्वायर रूट करिएगा तो 64 का कितना हो जाएगा 8 और 4 का 2, यानी 8 दूना 16, यानी ये ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप सोल्व कर लेंगे, तो मैं ही कर देता हूँ। 64 गुना 4, डी एफ हो जाएगा स्क्वायर तो रूट 64 का हो जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 2, यानी 4 दूना 64 का 8 ना होगा, इसलिए पहले ही सही था, 8 दूना 16। नेक्स्ट ये सवाल को पढ़िए। एन पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी एन पेन का जो एसपी है वो 10 पेन के सीपी के बराबर है। तो यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो बता सकते हैं कितना होगा, एसपी और सीपी का, वो 10/n होगा, हाँ या नहीं। अब आगे कहता है लाभ इसको चाहिए 100%। 100% लाभ का क्या मतलब होता है कि अगर कोई इंसान 100 में चीज खरीदा है और इसको 100% का लाभ चाहिए, तो 100 का 100% 100 होता है, यानी 100 लाभ चाहिए, मतलब बेचेगा कितना में 200 में, ठीक ना। यानी यहां से जब आप रेशियो निकालिएगा तो सीपी एसपी का कितना आ जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा, अगर सीपी हमारा 1 रहेगा तो हमारा एसपी कितना होगा 2।
अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो 2n बराबर 10 यानी n बराबर कितना 5, यानी n के जगह कितना कितना चाहिए 5 चाहिए। इसको पढ़िए। कह जब 6 सीएम त्रिज्या और 6 सीएम ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को 24 सीएम ऊंचाई और 8 सीएम त्रिज्या वाले ठोस शंकु से बनाया जाता है तो कितना सामग्री बर्बाद होती है। आयतन से कंपेयर कर लीजिए। तो किससे बनाया जाता है, शंकु से बनाया जाता है। तो कह रहा है 6 सीएम त्रिज्या 6 सीएम ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को 24 सीएम, शंकु वाला देखिए 24 सीएम ऊंचाई है और 8 सीएम इसका त्रिज्या है। तो एक साइड में लिखता हूं शंकु और एक साइड में क्या लिखता हूं बेलन। आप मुझे बताइएगा, दोनों के आयतन का रेशियो लिखिए, दोनों के आयतन का रेशियो लिखिए, क्योंकि जो सामग्री रहेगा वो वॉल्यूम में ही रहेगा ना। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के लिए रेडियस कितना होगा 8 और इसका ऊंचाई बोल दीजिए 24। और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के लिए रेडियस 6 और ऊंचाई 6। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा 3 × 24 यानी 64 गुना 8 और यहाँ 36 गुना 6। काटिए कितना से 2 से 3 बार में 2 से 4 बार में, 2 से काम नहीं चलेगा और काटिए है 4 से 9 बार में। और बोलिए यानी आयतन जो 64 था और बेलन का आयतन कितना हो गया 27। बीच में लकड़ी कहाँ गया, अगर 64 क्यूबिक मीटर था अब मात्र 27 क्यूबिक मीटर बेलन में दिख रहा है, इसका मतलब बर्बाद हो गया बीच में। तो वही करा कितना बर्बाद हुआ बताइए जल्दी से, घटाइए 37 यानी 37 बर्बाद हो गया। 37 बर्बाद हुआ कितना पे 64 पे। तो 64 पे अगर 37 वेस्ट हो रहा है तो 100 पे कितना होगा। ऐसे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, यही मार देना चाहिए। ऐसे देख लेता हूँ 4 से 16 बार में 4 से 25 बार में 16 दौड़ है 24, 37 दौड़ है 57। सही तो है, ठीक है यही हो। इसको पढ़िए। किस दर पर कोई धनराशि 12 साल में स्वयं का दुगना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, स्वयं का दुगना 12 साल में। मतलब अगर आप 1 रुपया रखे होंगे बैंक में, 12 साल में क्या होता है 12 साल अगर आप वेट कर लेते हैं तो ये दुगना हो जाता है। मतलब अमाउंट 1 रुपया का चीज 2 रुपया हो गया। बता सकते हैं इसमें ब्याज आपका कितना बना, ब्याज 1 बन गया कितने साल में 12 साल में। तो कह रहा है इसका रेट क्या बनेगा। तो ब्याज की बात अगर रेट की बात कर रहा है तो ब्याज गुना 100 अब बटे मूलधन गुना समय, खत्म। 4 से 3 बार में 4 से 25 बार में 8 सही 1/3%। सवाल में कोई दम नहीं है। आगे पढ़िए। कह रहा है 2x² माइनस 15x प्लस 28 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब कैसा होगा नेचर के बारे में पूछ रहा है। हाँ तो इसको हम कल भी बताए थे और इसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ हम इसके जगह पे रहते सेट करते क्वेश्चन तो हम इतना बड़ा कर देते कि आप उसको सोल्व ही नहीं करते है ना। फिर वहाँ पे हम बताते कि देखिए कैसे बनता है, और यहाँ तो इजी से सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर इसके रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका रूट्स निकालना है, मतलब ये 0 होगा। तो 28 56 8 7 56 और 8 7 15। तो -8 उधर जाके +8 माइनस +7 उधर जाके -7 उधर जाके +7, जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड। तो आप यहाँ क्या गौर किए कि दोनों प्लस में आया, मतलब इसका दोनों मूल कैसा होगा धनात्मक होगा। लेकिन एग्जाम में ये थोड़ी आपसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ और रहेगा, ऐसा डेटा दे देगा कि उसको आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। माइनस प्लस डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, यहाँ माइनस लगा है तो आप सोच रहे होंगे इधर माइनस है, कैलकुलेटर में यहाँ भी माइनस रहेगा।
बहुत फैक्टर ऐसा है कि प्लस माइनस में मिक्स होगा, दोनों में मिक्स होगा। तो आप इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ मूलों का योग निकालिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो -15/2 यानी ये प्लस में आया। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो ये भी प्लस में आएगा। जब गुना करने पे प्लस आ रहा है और जोड़ने पे भी प्लस आ रहा है, तो ये तभी संभव होगा जब दोनों प्लस रहेगा। तो इससे आपको सोचना है, सोल्व नहीं करना है। इसको करिए। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले एक शंकु गोलार्ध, गोलार्ध होश में पढ़िएगा, क्योंकि गोला प्लस अर्ध बराबर होता है गोलार्ध, अर्ध गोला लिखा हुआ। और बेलन, ये जो आयतन है उसका नाम है पी क्यू आर, तो उसके आयतन का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। देखिए त्रिज्या और ऊंचाई तो समान ही है। अब यहाँ पे पहले किसका नाम आया है, शंकु का, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² H, ठीक है। फिर आया है गोलार्ध, अर्ध गोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई। पहले शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²। अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई r³, ये r का क्यूब हो गया। लेकिन ऊंचाई में परिवर्तन बताता हूं अभी। और जो बेलन है तो बेलन का आयतन होगा πr²H। लेकिन यहां बोल क्या रहा है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, मतलब यहां तीन शेप है, जैसे ये शंकु है, थोड़ा सा समझ लीजिए, बाद में दिक्कत होगा। ये शंकु है और उसके बाद में कौन है, अर्धगोला है, तो मान लीजिए कि ये अर्धगोला है, ठीक है। और फिर क्या है बेलन, तो इसको हमने यहाँ पे बना दिया बेलन, सिलेंडर। कह रहा है सबका ऊंचाई समान है, मतलब अगर इसका ऊंचाई h है तो इसका भी ऊंचाई कितना होगा, h होगा। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले, ये h होगा। और फिर इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये भी h होगा। लेकिन ऐसा नहीं है सवाल, सवाल में जैसे अगर ऊंचाई आप मानते हैं, तो ऊंचाई अगर मानते हैं तो इसका ऊंचाई अगर h है, ठीक है, तो ये तो रेडियस के बराबर हो जाता है, और ये भी रेडियस है। रेडियस सबका समान होने की वजह से ये भी r होगा और ये भी r होगा। और इसका जो ऊंचाई है ना, इसका जो ऊंचाई है वो रेडियस ही है, तो ये ऊंचाई रेडियस के बराबर ही होगा। ये ऊंचाई किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर ही होगा, समझे। तो आपको h के जगह r ही यूज कर लेना है। तो h के जगह आप क्या यूज करिएगा, तो यहाँ मैं h को ही रह देता हूँ, यहाँ पे r कर देता हूँ ताकि आप अच्छा से समझ सकें। और यहाँ भी मैं r कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ r। अब अगर गौर से देखिएगा, ये r³ ये r³ पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, अब समझिए। ये r³ ये भी r³ और ये भी r³ तो कट जाएगा। पाई यहाँ है तीनों में तो ये भी कट जाएगा, यानी रिजल्ट मात्र इतना ही बचा है 1/3, 2/3 और ये 1। और 3 से सबको मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो हंसते खेलते आंसर ले आइएगा 1 2 3, 1 2 3, है ना। कितना लोग इसका आंसर याद कर लेते हैं 1 2 3 आयतन का अनुपात, है ना। गलती से बीच में घुसा दिया बेलन और बाद में घुसा दिया अर्धगोला, तो 1 2 3 हो गया उसका। ठीक है, समझ के जब पढ़िएगा ना तो याद भी रहेगा। आगे, इनमें से कौन सी संख्या 24 का गुणज है, मतलब 24 से कटना है। तो 24 को अगर आप तोड़िएगा तो 8 या 24, मतलब ये 8 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो पहले 3 से चेक करता हूँ, तो 8 से तो ये कटेगा नहीं, सी ऑप्शन, ये 8 से कट सकता है, 8 9 72 8 64, ये भी कट सकता है 8 से। अब 3 से चेक करिए, 3 से अगर इसको चेक करिएगा तो 6 5 11 2 13 3 16 1 17, 17 में 3 से भाग नहीं जाता है, इसमें जाएगा जाएगा ना तो ही मारिएगा। 5 3 8 4 12 7 18, 12 7 19 और 8 27, 7 दोनों सही है, इसमें जा रहा है 3 से भाग। इसको पढ़िए, 368/575 को निम्न पदों में व्यक्त कीजिए, मतलब काटना है 368/575। अब ये कटेगा तब ना, आपको कैसे पता चलेगा कितना से काटे नहीं काटे, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सवाल को।
अलग बात है कि बोल देते हैं कि ये छोटा सवाल है, हटाओ ये सब कर लेना है, लेकिन दिक्कत होगा एग्जाम के टाइम में। तो आपको चाहिए इसका फैक्टर। आप ये दोनों का मसा निकाल लीजिए, मसा जो निकलेगा ये दोनों को काटेगा, तो उसे हमको पता चल जाएगा कि कितना बार में कटेगा। तो दोनों का अगर हमें सी एफ आपसे पूछे तो इसका डिफरेंस लीजिए। 15 में 8 जाएगा 7, और ये 6 में 6 हो जाएगा 0। अब 207 को अब तोड़िए, 3 से लगाइएगा, 3 छक 18, 3 नंबर 27। इसमें बड़ा फैक्टर हमको कौन दिख रहा है? 23। तो 23 से ये दोनों कटेगा, क्योंकि उसी का ये फैक्टर है। तो 23 से ही कटेगा, तो बड़ा फैक्टर जो है 23 है, और 23 से कट रहा है, मतलब ये नंबर दोनों 3 से भी काटेगा और 23 से भी कटेगा। तो बेहतर होगा कि हम 23 से काट लें। अगर इसमें 23 से भाग दीजिएगा, 368/575, 23 से भाग दीजिएगा, कितना बार में कटेगा? 23 इकाई 23 है, 16 बार में। इसको 23 से भाग करिए, 25 बार में, 16/25 यानी सी। इसको बनाइए। जरा सरल कीजिए, कॉस थीटा इंटू 1 - tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 - cot थीटा। बेहतर है वैल्यू पुट कर लीजिए। तो सबसे अच्छा हमको लगता है 45 डिग्री पुट करना। तो 45 डिग्री पुट करेंगे तो tan 45 तो 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। 1 में बन गया 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0, और तो 0 किसी में आ नहीं रहा है, इसमें तो 2 आ जाएगा, इसमें तो कुछ और आ जाएगा। तो 100% आपका 0 ही आंसर होगा। कई बार ऐसा होगा कि दो ऑप्शन में 0 आएगा, समझे? जब दो ऑप्शन में 0 आएगा तो फिर वैल्यू को वहां पे चेंज करके रखना पड़ेगा। लेकिन जो एक बार कट गया दोबारा वो सही नहीं होगा, समझे? जो एक बार कट गया, अगर दूसरा वैल्यू में वो सही भी हो रहा है तब भी उसको सही नहीं मानना है, क्योंकि वो हर बार सही होना चाहिए। आप दूसरा भी वैल्यू रखिएगा, 0 ही आएगा। या आप चाहें तो मैं इसको सोल्व भी कर देता हूँ। चलिए, 1 - tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको सोल्व करिए। ये कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या चीज? साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, नहीं बोलते हैं, साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ से कॉस गया, साइन से साइन गया, बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस से माइनस कॉस, प्लस साइन से माइनस साइन, सब कटा तो 0 आंसर है ना। लेकिन टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, टाइम बचाना है। जो टाइम बचाने के लिए सीख गए हैं, समझिए वही विजेता है। टाइम बचाइए। कह रहा है समीकरण 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0 द्वारा किस प्रकार की रेखाओं का निरूपण होगा? तो देखिए लिखा हुआ इक्वेशन है 6x - 3y + 10 बराबर 0 है, और 2x - y + 9 बराबर 0 है। कंपेयर करने से पता चलेगा। इसका कोफिशिएंट उठाइए, 6/2, आई -3/-1 और ये 10/9, इससे ही कट जाएगा। तो ये दोनों तो बराबर आया, लेकिन ये बराबर नहीं आया। तो ये किस प्रकार के घटना को रिप्रेजेंट करता है? कोई भी इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन होता है तो समांतर होता है, समांतर होता है। ये सवाल को tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या है? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर सोल्व करिएगा। ऐसे मैं इसको दो तरीका से बताता हूँ। एक मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये 90 डिग्री, ये 15 डिग्री, और ये 75 डिग्री। ठीक है, 75 15 90 होता है। तो 15 के सामने आपको क्या करना है, √3 - 1 को रखना है, और 75 के सामने √3 + 1 को रखना है। और जब इसको आप सोल्व करिएगा, a - b के होल स्क्वायर जोड़े a - b के होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 3 1 4, 4 दूना 8, 2 √2 आ जाएगा मेरे ख्याल से, यही आ जाएगा ना।
दो कैसे आएगा? अच्छा, टू ए बी कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन एक चार, तीन एक चार, चार चार आठ, आठ का स्क्वायर रूट दो रूट दो, दो रूट दो आएगा। ये आपको ट्रिपलेट याद रख लेनी है, और कभी भी वैल्यू आपसे पूछेगा तो रेडीमेड इसी से उत्तर दे देना है, बच जाइएगा। अदरवाइज इसमें आपको फार्मूला लगा पड़ जाएगा, टेन पचहत्तर, टेन ए प्लस बी का फार्मूला अगर भूल गए तो गया काम से। या तो आप करते नहीं है, प्लस में फार्मूला भी भूल जाते हैं। तो ये अगर बात याद रहेगा तो बहुत मजा आएगा। जिसे टेन पचहत्तर चाहिए तो टेन पचहत्तर का मतलब टेन थीटा पी बाई बी, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, और बेस हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन। अब इसको जब आप रेशनलाइज करिएगा तो रूट थ्री प्लस वन से गुना और रूट थ्री प्लस वन से भागा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, चार प्लस दो 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 रूट तीन, और नीचे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तीन में से एक जाएगा तो दो, दो अगर कॉमन लीजिएगा तो दो प्लस रूट थ्री, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको हम शॉर्टकट गली से निकालते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम भीड़ में ही पढ़ें, पढ़िए। टेन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? ऐसा दो वैल्यू लिखिए कि जिसका वैल्यू आप जानते हैं, 45 और 30। हाँ, अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इन टेन बी, और ये आपका ड्यूटी है, तो सोल्व करिएगा, आपका यही आंसर आएगा। ठीक, ये सवाल को करिए। अब ये सवाल को करें क्या? करने के लिए कुछ दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ही गायब है। लेकिन 2413 है या 2437 है, तो आप करिए क्या, इसको 0.2437 पर रेकरिंग लगा लीजिए, क्वेश्चन में यही होगा। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर रेकरिंग है तो पहले आप 2437 लिखिए, जिस पर नहीं रेकरिंग है पॉइंट के बाद उसको माइनस करिए, जितना डिजिट पे रेकरिंग रहे उतना 9 लिखिए। पॉइंट के बाद के कैलकुलेशन बता रहा हूं, पहले का कोई कैलकुलेशन नहीं। पॉइंट के बाद समझना है कि जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9, और दो डिजिट पे नहीं रेकरिंग है तो उसके बदले आपको जीरो बैठाना है। और जब इसमें इसको माइनस करिएगा, सात में से चार जाएगा तीन, यानी 2413/9900, है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसे सवाल रहता, ऐसे रहता, क्या करते? पूरा लिखते 35 668 78, जिस पर नए रेकरिंग है उसको माइनस, तीन डिजिट पे रेकरिंग है तो तीन गो नो, और दो डिजिट पे नए रेकरिंग है तो दो गो जीरो। बाकी तो आप समझदार हैं, समझ गए हैं। देखिए सवाल को पढ़िए, करा है इतना का वैल्यू कितना होगा, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर करेगा कि 9 आएगा लास्ट में, तीन का आ सकता है, या और आएगा सात का, सात का स्क्वायर 49 होता है। ट्रिक बता देता हूँ, जोड़ के 10 होगा, तीन है तो नीचे सात, ऊपर 6 है तो नीचे चार, ऊपर 5 है तो नीचे कितना, 10 ना बोल रहे थे, ऊपर 5 है तो नीचे 5, यानी जोड़ के 10 होगा। आप दो डिजिट को कहिए तुम घर जाओ, ठीक है, बच गया 640। अब हम किसका स्क्वायर करेंगे कि 640 से उससे जस्ट कम आएगा? 25 का 625, 26 का ज्यादा हो जाएगा, यानी या तो स्क्वायर रूट 253 होगा या तो 257 होगा। अभी थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो मुश्किल हो रहा है, तो आपको इसमें छाटने के लिए करना क्या है, इस 25 को अपने मन से एक बढ़ा के गुना करना है। मतलब यहाँ 26 रहता तो 27 से करते, अगर यहाँ पर एक कॉमन रहता तो उसको 52 से करते। तो गुना अगर आप करिएगा तो 25 को 6 से करिएगा 150, बाकी 15, 25 दूना 50 और 15 5 650। अब 650 से 640 कम है या ज्यादा है? कम है, तो कम वाला आपको आंसर करना है, और ज्यादा वाला कहना है घर जाओ, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा 253 आ जाएगा। अब यहाँ पे आइए, इसका स्क्वायर करेगा कि लास्ट में चार आएगा, तो आप बोलेंगे दो का, और इसका साथ ही एगो 8 होता है क्योंकि जोड़ के 10 है, 8 का स्क्वायर भी 64, लास्ट में 4 है। अब दो डिजिट को आप हटा दीजिए, किसका स्क्वायर करिएगा कि 538 से जस्ट कम आवे, 23 का 529 होता है,
यानी 23 का। अब आपको छाटना है कि दोनों में कौन होगा। 23 को 24 से गुना करेगा, 24 या 72, बाकी 7 24 48, 7 7 48 7 55, 552 से 538 कम है, इसमें भी कम वाला होगा, यानी 232। ठीक ना। अब इसको माइनस करिए, 3 में से 2 जाएगा 1 और 25 में 23 जाएगा 2। 21 ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। ये सवाल को, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः ये है, देखिए फिर से पढ़ता हूं, 3 संख्या आपके पास अवेलेबल है, पहला दूसरा और, बोल क्या रखा है, बोला ये जा रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी की तुलना में क्रमशः 25 और 50% अधिक है। तीसरी की तुलना मतलब तीसरा से दोनों को तुलना किया जा रहा है। तो तीसरा को आप पहले मान लीजिए, तीसरा को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो कह रहा है पहली जो संख्या होगा ना वो तीसरा से 25% ज्यादा होगा। तो 100 का 25% 25 ही होता है, यानी पहला संख्या 125, और जो दूसरा संख्या होगा ना वो 50% ज्यादा होगा, यानी 150। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पहला और दूसरा का रेशियो बताइए क्या होगा। इसको साइड कर दीजिए, अगर केवल यही दोनों का रेशियो लीजिएगा तो 25 से 5 बार में और 25 से 6 बार में, यानी 5 6 का रेशियो कौन देगा, सी ऑप्शन। अब ये सवाल को बताइए। 3 4 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लसा 2400 है। लसा कितना बता रहा है, 2400। और यहां पे लसा आपको दिखाई दे रहा है 3 4 5 का लसा 5 20 दिया 60। लसा का कंपेयर लसा से कर दीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, चाहिए सी एफ, तो 3 4 5 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो उसका सी एफ क्या बनेगा, 1। सोल्व कर दीजिए, 6 4 24, 40 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा, 40। ये सवाल का उत्तर है। इसको करिए, करा जोड़ना है, 1 2 3 4 5, तो 4 5 20 यानी लास्ट में 0, बाकी 2 जुड़िए कैसे, 4 5 20, फिर 4 का को 4 बार पड़े क्योंकि वो कट जाएगा, लगातार है ना इसीलिए। फिर 4 5 20, 4 4 16 2 18, बाकी 1, फिर 4 3 12 और 1 13, बाकी 1, फिर 4 दूना 8 है 1 9, और फिर 4, यानी 49 380। ये ऑप्शन, इसको करिए। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकता है। पी ने अकेला काम शुरू किया और कितने दिन बाद क्यू पी को साथ काम करना चाहिए ताकि पूरा काम 9 दिन में समाप्त होना चाहिए। यहाँ पे दो व्यक्ति है, उसका नाम है पी और क्यू। तो पी इसको कितना दिन में कर सकता है, तो आप बोलेंगे 12 दिन में कर सकता है अकेले, और क्यू इसको कर सकता है 16 दिन में। देखिए काम तो कुछ भी मान सकते हैं, जब कुछ भी मानने के लिए ही कह रहा है तो ऐसा काम मानिए जो 12 और 16 दोनों के टेबल में आ जाए। तो आप कहेंगे 48 यूनिट काम मानिए, इससे बढ़िया कोई काम नहीं होता है। 12 चौ 48 यानी एक दिन में ये 4 यूनिट करेगा, 16 48 यानी ये 3 यूनिट करेगा, है ना। हुआ क्या कि ये बोल रहा है कि जो टोटल वर्क आपने माना है 48, वो मानिए, अच्छी बात है। पी ने काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद क्यू आके हेल्प करता है, मतलब पी जब काम करने लगता है 4 के स्पीड से, क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट करेगा ये, तो कुछ दिन किया होगा, मान लेते हैं हम डी दिन ये आदमी किया होगा काम। उसके बाद अब पी भी आ गया हेल्प करने के लिए, अब तो दोनों मिलकर काम करेगा, नहीं 4 और 3 7 के स्पीड से काम होगा। और ये पूरा काम 9 दिन में होता है, जिसमें डी दिन तो मेरा काम हो चुका है, तो मात्र अब जो काम बचा है वो 9 माइनस डी दिन का काम बचा है। बस इसको सोल्व कर दो, डी का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सोल्व अगर करिएगा इधर तो 4D और इधर 963 -7D, यानी ये आ जाएगा -3D और +63, -3D इधर आके +3D, और इधर 48 जाके घट जाएगा,
यानी 13 और 2 15 आ जाएगा। यानी 3 × 5 = 15। कितना दिन बाद काम छोड़ा होगा? 5 दिन बाद काम छोड़ा होगा। यानी दोनों ने जो साथ काम किया है, दोनों ने जो साथ काम किया है, जैसे 9 दिन में अगर पूरा काम होता है, अब ऐसे भी सोच सकते थे, उतना करने की जरूरत नहीं, सब सब बंद कर दीजिए। अगर दोनों कह रहा है पूरा काम 9 दिन में हुआ है, तो हम पूरा काम अगर करवा लें, पूरा काम 9 दिन तक दोनों साथ करवा लें, ठीक है, तो 4 3 7, 7 के स्पीड से 9 दिन में कितना काम होगा? 9 × 7 = 63। जबकि काम तो मेरा 48 से है, तो काम बढ़ गया कितना? 15। अब 15 बढ़ गया, उससे पी को करवा दीजिए, इससे पता चल जाएगा कि पी ने कितना दिन एक्स्ट्रा काम किया। 5 दिन, डायरेक्ट बिना पेन का हो जाएगा। आगे ये सवाल को पढ़िए और कीजिए। बेटी की आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। बेटी जो है ना, बेटी और उसके पिता है, तब पिता का 1/4, बेटी 1 तब पिता 4, तब ना 4 का 1/4 4 होगा। 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हुआ? पिता की आयु 1/3 हो जाएगा, यानी रेशियो जो हो जाएगा वो 1 और 3 का हो जाएगा। देखिए एज का अंतर जिंदगी भर नहीं बदलता है, याद रखिएगा। एज का अंतर सदैव समान होते हैं। आज अगर पिताजी पुत्र से अगर 20 साल बड़े हैं, तो जिंदगी में वो कभी भी मिले या ना मिले, वो 20 साल के बड़ा रहे, हाँ या नहीं? तो यहाँ देखिए डिफरेंस, अगर ऊपर देखिएगा तो ऊपर जो डिफरेंस बन रहा है वो 3 यूनिट का बन रहा है, और नीचे 2 का बन रहा है। इसको सेम करना होता है, तो ऊपर 2 से गुना कर दीजिए और नीचे 3 से गुना कर लीजिए। ऐसा करने से क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो कह रहा है कि, कह रहा है कि वर्तमान और 5 साल बाद में बताइए तो कितने का अंतर? 5 का। और यहाँ देखिए ना 2 और 3 में कितने का अंतर? 1 का। यहाँ भी देखिए 8 और 9 में 1 का अंतर निकालना। अगर बेटी का वर्तमान आयु तो 2 से गुना, तो 5 दूना 10, तो बेटी हो जाएंगे 10 साल के। और अगर पिताजी का निकालना है तो 8 से गुना, तो 8 × 5 = 40। ये तो प्रेजेंट में ये सब दोनों का एज निकल गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि आगे चलकर 5 साल बाद उसकी और उसके पिता की आयु का अनुपात कितने साल बाद? 5 साल बाद। अगर आप 5 साल आगे जाइएगा फ्यूचर में, तो इसमें 5 जैसे ही जोड़िएगा तो ये 15 आ जाएगा, और उसमें 5 जोड़िएगा तो 45 आ जाएगा। यानी जो रेशियो आएगा वो 1 और 3 का रेशियो आएगा। आए 2 5 कैसे होगा बताइए? अगर कहीं गलती हुआ तो मुझे बताइए। पिता की आयु का 1/4 ठीक तो है, और अपने पिता की आयु की 1/3 है, ये भी सही है, कोई दिक्कत। 5 साल बाद ही बात कर रहा था ना, 5 साल बाद, आगे चलकर 5 साल बाद। अच्छा, आगे चलकर 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद तो हो चुका है, और इसके आगे चलकर 5 साल बाद, यानी 10 साल बाद आपसे एज पूछ रहा है। तो 10 जैसे ही इसमें जोड़िएगा ना, ये कितना आ जाएगा? अरे मिस्टेक हो जाता। आगे चलकर, आगे चलकर मतलब समझ में आया, आगे चलकर 5 साल बाद तो पहुंच ही गया। 5 साल बाद, यानी 10 जोड़िएगा, ये कितना आ जाएगा? 20। और इसमें 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 50। यानी जो रेशियो आएगा वो 2 और 5 का आएगा, यानी बी ऑप्शन। ये सवाल को कर। एपी 10 7 4 -62 का अंतिम से 11वां पद क्या होगा? देखिए अंतिम से कहेगा ना तो एपी को उलट दीजिए। जैसे आप फर्स्ट टर्म मानते हैं 10, और यहाँ फर्स्ट टर्म का काम कौन करेगा? -63। आप डी निकालने के लिए क्या करते हैं? सेकेंड में फर्स्ट घटाते हैं। इसमें डी निकालने के लिए फर्स्ट से सेकंड घटाइए, उल्टा काम करना चालू कर दीजिए। तो 10 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3। 11वां पद पूछ रहा था, ये 11 का फॉर्मूला होता है A+10D। जो आप जानते हैं वही लगाइए, है ना? अब ए के जगह आपको -62 लिखना है, और डी के जगह आपको 3 लिखना है, हो गया इसका काम खत्म। -32 सवाल का उत्तर है। अलग से मैं नहीं कह रहा हूँ कि फॉर्मूला याद रखिए L - N - 1 इंटू डी, उसमें आप कंफ्यूजन होता है। इसको पढ़िए। एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे हैं। अगर टोटल 24 कंचे हैं जिसमें कुछ हरे हैं, है ना, तो हरा है, हरा हरा की प्रायिकता दे लेना।
तो हरा अगर x होगा तो बाकी ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस एक्स। तो कौन होगा, नीला होगा, नीला होगा। अब आप समझिए, अब ये बोल ये रखा है, यदि इस जार से यादृच्छिया एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। यानी हरा की जो प्रायिकता है ना वो दे रखा है 2/3। अब आप हरा की प्रायिकता कैसे निकालिएगा, तो टोटल कंचे नीचे, जिसमें हरा कितना है x, ऊपर, हो गया खत्म। आप इससे x का वैल्यू सोल्व करके निकाल, 3 या 24 यानी x का वैल्यू 16, यानी हरा कहेगा तो 16 और नीला कहेगा तो 8, तभी ना 16 और 8 24 होगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, नीले कंचों की संख्या क्या है, तो नीले कंचों की संख्या हो जाएगा 8। इसका तो ये होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको पढ़िए, समझिएगा। एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। 616 से सदस्य है और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। मतलब 32 को इससे बजाए वाला रहेगा और 616 जो है आगे या पीछे रहेगा, जो भी है। आगे बजाने वाला आगे रहेगा, पीछे रहेगा, बजाने वाला आगे रहेगा ना, आगे या पीछे जहाँ रहे उसे मतलब नहीं है, आप समझिए। तो कह रहा है दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी इससे दो ग्रुप बनाना है और समान संख्या वाला, यानी पहला ग्रुप में जितना बने दूसरा ग्रुप में भी उतना ही बने। अगर आप चाहते हैं और ना तो सेना बचे, मतलब इधर उधर ना बचे, और ना तो आर्मी बैंड वाले बचे जो बजाने वाले, तो ये SCF ही ऐसा होगा जो कि इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, है कि नहीं। तो वही कह रहा है जिसमें मार्च कर सके। स्तंभों की अधिकतम संख्या आपसे पूछ रहा है, तो पहले इसका SCF निकालिए। इसका SCF निकालिएगा तो कितना बनेगा बताइए, यानी 8 बनेगा। इसका SCF निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जब ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं सेट नंबर 6। और मैंने जो बोला है कि अगर आप लोग का सहमति होगा और सबका सहयोग होगा तो आप कहिएगा तो हम 2-3 सेट को एक साथ मर्ज करके एक नया सेट बना करके और आपके सामने हम पेश करेंगे, बहुत स्टैंडर्ड। लेकिन सब कहिएगा तब। फिर मिलते हैं अगले सेट में, आपकी बात का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।